दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हम जानेंगे आज जो इंडियन पॉलिटी है उसका फोर्थ पार्ट है ये लूसेंट का। इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी हैं, आप उन्हें प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। उसमें हमने संविधान निर्माण की बात करी, ओके, और उसके बाद में हमने कुछ इंपोर्टेंट चीजों को जाना था, जैसे संविधान के भागों के बारे में जाना था, भारतीय नागरिकता के प्रावधानों के बारे में जाना था, भारतीय संविधान के स्रोत क्या है और साथ ही साथ अनुसूचियों के बारे में जाना था। अब बात करते हैं आगे के जो ये फोर्थ पार्ट है, इसमें हम 5 चीजों को डिस्कशन करेंगे। पहला है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के बारे में, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, ओके, और थर्ड चीज बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज, जो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद में जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, राज्यों का पुनर्गठन किस तरीके से हुआ उसके बारे में बात करेंगे, और रीजनल काउंसिल्स के बारे में बात करेंगे कि क्षेत्रीय परिषद कितनी है और कौन कौन सी कहां पर देखने को मिलती है। तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले बात करें फंडामेंटल राइट्स की। ओके, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार व्यक्ति के वे अधिकार हैं जिन्हें संविधान में भी सूचीबद्ध कर दिया गया है और न्यायपालिका की सुरक्षा भी प्राप्त है, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, न्यायालय की सुरक्षा भी प्राप्त होती है। उन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये किससे लिए मौलिक अधिकार? हमने ये लिए अमेरिका से, ओके, यूएसए से हमने ग्रांट किए हैं मौलिक अधिकार हमारे। और अभी वर्तमान में कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारे, ओके, 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारे टोटल। पहले कितने थे? 7 थे जो हमारे को देखने मिलते हैं। कितने से कितने अनुच्छेद तक है? आर्टिकल की बात करें अगर हम, तो आर्टिकल हमारे को देखने मिलता है 12 से लेकर 35 तक। मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक किया गया है। और मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। अब बात करें कौन कौन से मौलिक अधिकार हमारे को देखने मिलते हैं, तो सबसे पहले बात करें राइट टू इक्वालिटी, समानता का, ओके, समानता का अधिकार है। फिर है स्वतंत्रता का, उसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार, और उसके बाद में हमारे को देखने मिलता है धार्मिक स्वतंत्रता का, उसके बाद है अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं संस्कृति का, अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्कृति, और लास्ट हमारे को देखने मिलता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ओके। इंग्लिश में कहें तो राइट टू इक्वालिटी, ओके, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद में रिलीजन के लिए हम कहें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ओके, कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। फिर है माइनॉरिटीज के लिए एजुकेशन और कल्चर का राइट देखने मिलता है हमारे को। और उसके बाद में एट द लास्ट हमारे को जो देखने मिलता है वो देखने मिलता है हमारे को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार, ओके, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये हमारे को 6 अधिकार देखने को मिलते हैं। अब बात करें हम कितने से कितने तक किसका वर्णन किया गया है, तो सबसे पहले समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 दिया गया है, ये 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। स्वतंत्रता राइट टू लिबर्टी, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 28, और ज्ञान संघ शिक्षा एवं संस्कृति का 29 से 30, और 31 खाली है, और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 32 में। और 31 जो था, 31 में संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे खत्म कर दिया गया। कब खत्म करा गया है? वो करा गया है आपका 44वें संशोधन के द्वारा, ओके, 44 अमेंडमेंट हुआ था, 44वां संशोधन 1978, जिससे संपत्ति का अधिकार जो है खत्म कर दिया गया, ओके, संपत्ति का अधिकार इसको खत्म करके एक साधारण अधिकार बना दिया गया। और इसे कहां रख दिया गया है? इसे 301 में एक सामान्य अधिकार के तौर पर रख दिया गया है, जो संपत्ति का अधिकार हमारे को देखने मिलता था। तो इस तरीके से हमारे को ये अधिकार देखने मिलते हैं। अब बात आती है समानता के अधिकार की। समानता के अधिकार में 4 प्रकार की समानता की बात की गई है। पहली अनुच्छेद 14 में जैसे विधि के समक्ष समानता, ओके, आर्टिकल 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता है, विधि के समक्ष समानता। उसमें इसका कहने का मतलब ये है कि राज्य की नजरों में, कानून की नजरों में सभी लोग समान होंगे, चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई दबा कुचला हो, चाहे फिर कोई कितना भी बड़ा व्यापारी हो, ओके, सभी जो कानून की नजरों में समान होंगे। उसके बाद में अनुच्छेद 15 है धर्म, जाति, नस्ल, रंग,
लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, जन्म स्थान के आधार पर इत्यादि। ओके, ये आता है आर्टिकल 15 में। इसके ऊपर मूवी बनी है एक, आप जब देख सकते हो, आयुष्मान खुराना जो एक्टर है उनके द्वारा बनाई गई ये मूवी, और इस मूवी में ये दिखाया गया किस तरीके से जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 जो है अनुच्छेद 16, इसमें क्या है, अवसर की समानता देखने मिलती है हमारे को। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सभी जगह समान रूप से अवसर देखने को मिलते हैं। उसके बाद आर्टिकल 17 हमारे को देखने को मिलता है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, जिसे हम कहते हैं जो छुआछूत का भेदभाव होता था उसका अंत करके अस्पृश्यता का अंत किया गया, और इस अनुच्छेद के तहत जो है ये समानता दी गई है। 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है कि कोई भी किसी प्रकार की उपाधि नहीं लगाएगा। ये एक्सेप्शन है सिर्फ कि कोई शिक्षा के द्वारा अर्जित की गई उपाधि हो, जैसे कि डॉक्टर पीएचडी करने के बाद में डॉक्टर की उपाधि लगती है, वो कोई लगा सकता है, या सेना के क्षेत्र में कोई अर्जित की गई उपाधि हो उसको लगा सकते हैं, बाकी कोई उपाधि कोई नहीं लगाएगा। जैसे कि पहले राजा महाराजा के द्वारा लगा दी जाती थी उपाधियां पहले, लेकिन अब नहीं लगा सकता कोई, उसकी जगह सिर्फ शिक्षा और सेना के क्षेत्र में जो अर्जित की गई उपाधि है, जैसे या फिर कोई अवार्ड वगैरह है, जैसे भारत रत्न से कोई जो है अवार्ड दिया गया भारत रत्न को, तो उसको वो जो है कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये उपाधियां जो है वो यूज कर सकते हैं, बाकी कोई भी जो है नहीं की जाएगी, बाकी सारी चीजें जो है हमारे को। ओके, तो आर्टिकल 18 में यही है कि कोई भी उपाधि नहीं लगाई जाएगी, उपाधियों का अंत दिखाया गया। तो ये दी गई है समानता के अधिकार के अंतर्गत। उसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो 19 से 22, तो 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जैसे कि बोलने या व्यक्ति की स्वतंत्रता है 19A में। 19B में जो है सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, और C में जो है संघ बनाने की स्वतंत्रता है। D में कहीं भी आने जाने की, कोई भी पेशा चुनने की वो है E में, F खाली है। G के अंदर जो है आपकी वो है कोई भी पेशा चुनने की, कोई प्रोफेशन चुन सकते हैं। ओके, पहला क्या है, बोलने या व्यक्ति की, कोई भी संघ बनाने की, कोई भी संगठन बनाने की, और फिर उसके बाद में जो तीसरी है उसके बाद में कहीं भी आने जाने की, कोई भी पेशा चुनने की, और कहीं भी रहने की। इस तरीके से हम देखते हैं ये स्वतंत्रता दी गई है। ओके, उसके बाद 20 में जो है अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के अनुसार सजा मिलेगी जिस समय वो अपराध किया गया है। ओके, और दूसरी चीज जो हमारे को देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि किसी को भी जो है गिरफ्तार किया जाएगा तो वर्तमान जो कानून है उसी के अनुसार सजा मिलेगी। एक व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं मिलेगी किसी एक अपराध के लिए, और अपने खिलाफ ही गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो 3 प्रकार की ये जो एक आरोपी या अभियुक्त के अधिकार देखने को मिलते हैं। 21 में प्राणोदयिक स्वतंत्रता दी गई है, जीवन का अधिकार। ओके, लाइफ, राइट टू लाइफ, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता, चाहे आपातकाल की स्थिति हो कैसी भी, ये आर्टिकल कभी भी खत्म नहीं होगा, किसी भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार को नहीं छीना जा सकता। 21A, ये ध्यान रखना, आर्टिकल 21A, इसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ये 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को जो है शिक्षा का अधिकार हासिल है कि हाँ वो शिक्षा अर्जित कर सकते हैं निर्धारित कानून के तहत। और अनुच्छेद वो संशोधन हुआ था 86वां संशोधन 2002 में, उसके द्वारा इसे जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 में जो दिया गया है वो गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, जैसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति है तो, और मनपसंद वकील चुन सकता है अपना, और गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। ये 3 जो चीजें दी गई हैं अनुच्छेद 22 में दी गई हैं। ओके, उसके बाद में बात करें हम कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया है ये राइट अगेंस्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इसमें क्या है, सबसे पहले आर्टिकल जो 23 है उसमें क्या है, बलाश्रम बेकार मजदूरी का विरोध है कि हाँ किसी प्रकार का कोई बंधुआ मजदूरी किसी पे नहीं करवाई जाएगी। ओके, और अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का अंत है कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों पर कहीं पर भी कोई फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं करवाया जा सकता, कारखानों में, फैक्ट्रियों में, उद्योगों में, वहां पे कोई भी कार्य नहीं करवाया जाएगा। फिर बात आती है आर्टिकल 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, इसमें क्या सबसे पहला जो है कोई भी अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, ये अनुच्छेद 25 में। 26 में इच्छा अनुसार धार्मिक संस्था का विस्तार कर सकता है। ओके, 27 की बात करें, किसी धार्मिक संस्था के संचालन से किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति पर कोई जो है एक तरह से कहें अथवा उसके पोषण में हुए व्यय पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 28 में क्या है कि शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये हमारे को अनुच्छेद 28 देखने को मिलता है। 29, 30 जो है अगर हम बात करें तो 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, और 30 के अंदर अल्पसंख्यकों नागरिकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था का निर्माण करने का अधिकार है। तो ये जो है अलग अलग हमारे को जो अधिकार दिए गए हैं।
और संवैधानिक उपचारों का अधिकार संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसमें क्या है कि ये सभी मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। ओके, इसके तहत जो है रिट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी की जाती है, हाई कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी की जाती है। ओके, और इसमें कौन कौन सी रिट जारी की जाती है? 5 प्रकार की रिट है, जिसमें सबसे पहले बंदे प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस, परमादेश मैंडामस, ओके, और थर्ड है प्रोहिबिशन, जिसे प्रतिषेध कहते हैं, उत्प्रेषण रिट, कार्टियरी, और लास्ट में अधिकार परीक्षा, जिसे क्यू वारंटो के नाम से जाना जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार से रिट जारी की जाती है 5। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं नीति निर्देशक तत्वों की। तो ये तो हो गया हमारे मौलिक अधिकार। अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये किससे लिए हमने? ये लिए आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये हमने कहां से लिया है? ये लिया है हमने आयरलैंड से। ओके, डीपीएसपी जो है ये कहां से लिया है हमने? आयरलैंड से। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है, पार्ट 4 भाग 4 में 36 से 51 अनुच्छेद तक है, और ये लिया हमने कहां से? ये लिया है आयरलैंड से। ओके, आर्टिकल 36 से 51। अब इसमें कुछ इंपोर्टेंट नीति तत्व हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। ओके, केटी साने, सबसे पहले मैं ये बता दूं केटी साने इनके बारे में क्या कहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में। तो इनके बारे में कहा है कि एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। ओके, राज्य नीति तत्वों की बात करें तो सबसे पहले जैसे अनुच्छेद 38 है, उसमें लोक कल्याण की वृद्धि के लिए राज्य इस प्रकार की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था करेगा और राजनीतिक न्याय मिल सके लोगों को, इसकी व्यवस्था करेगा। ओके, और 39 में क्या है? जीवन यापन देने का अधिकार है सभी नागरिकों को, जिसमें धन उत्पादनों के साधनों में एकरूपता, बाल श्रम पर निषेध और बच्चों को विकास का अवसर राज्य उपलब्ध कराएगा। यह है आर्टिकल 39 में। 39A में क्या है? समान वेतन की व्यवस्था करेगा, समान कार्य के लिए सभी को समान रूप से न्याय की व्यवस्था करेगा राज्य। और उसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल जो है वो 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया आर्टिकल 14 में, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 14 अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 41 में जो है काम व शिक्षा पाने में राज्य सहायता प्रदान करेगा। ओके, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, असक्ता के समय लोक सहायता पाने का अधिकार प्रदान करेगा। अनुच्छेद 42 में राज्य नागरिकों को काम की न्याय संगत व्यवस्था कराएगा। 43 में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करेगा। ओके, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा राज्य, न्याय संगत मजदूरी की व्यवस्था करेगा, साथ ही कुटीर उद्योगों की व्यवस्था करेगा। इसके अलावा हम बात करें जो हमारे को देखने मिलता है आर्टिकल 44, इसमें समान सिविल संहिता की बात की गई है। और अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई, जिसे हम आंगनवाड़ी के रूप में देखते हैं एक तरह से। ओके, और अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थोपार्जन संबंधित बात की गई है। 48(1) में वन व वन्य जीवों के और पर्यावरण का संरक्षण की बात की गई है 48A में। 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं उनकी संरक्षण की बात की गई है। 50 में जो है अनुच्छेद कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया है। तो ये हमारे को देखने मिलते हैं अनुच्छेद 51 तक। तो ये राज्य की नीति तो इंपोर्टेंट हमारे को देखने मिलते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की, फंडामेंटल ड्यूटीज की। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं अगर हम, फंडामेंटल ड्यूटीज ये अभी हमारी तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में जोड़ी गई थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। 42वां संशोधन 1976, 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद कहां पे है ये फंडामेंटल ड्यूटीज? आर्टिकल 51A और पार्ट 4 भाग 4 में आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया है। और इन्हें हमने कहां से लिया है? मौलिक कर्तव्यों की सूची जो ली गई है ये कहां से ली है? ये लिए रूस से। कहां से? रूस। मौलिक कर्तव्य को रूस से ग्रहण किया है। टोटल जो है 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में है। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य जो है ये हमने रूस से ग्रहण करे हैं, और आर्टिकल 51A में है पार्ट 4। ओके, भाग 4 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें
जोड़ा गया था भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में। उस समय पर टोटल 10 मौलिक कर्तव्य थे। अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हमारे को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, तो सबसे पहला जो मौलिक कर्तव्य वो है कि राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना और संविधान का पालन करना, उसके आदर्श और संस्थाओं को अपने राष्ट्रगान का आदर करना। दूसरा जो है, जो इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनको अपने हृदय में संजोए रखना। तीसरा जो हमारे को मौलिक कर्तव्य देखने मिलता है उसका वो देश की प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। चौथा मौलिक कर्तव्य जो है वो है देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की जी जान से सेवा करना। पांचवा मौलिक कर्तव्य हमारे देखने मिलता है भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। छठा मौलिक कर्तव्य हमारी संस्कृति को बनाए रखना। सातवां हमारे को जो देखने मिलता है पर्यावरण की रक्षा करना। आठवां हमारे को देखने मिलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक और मानववाद का विकास करना। और नौवां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, सुरक्षित रखना। ओके, 10वां मौलिक कर्तव्य हमारे देखने मिलता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में ज्यादा से ज्यादा भाग लेना, जिससे कि जो है कंटिन्यूसली देश का भी विकास हो, अपना भी विकास हो। और 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था कि हर माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्राथमिक शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं अपने बच्चों को। और 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में ये जोड़ा गया था। ओके, 86वां संशोधन था, 2002 में जोड़ा गया था ये 11वां मौलिक कर्तव्य। 86 अमेंडमेंट था 2002। ओके, तो इस तरीके से 11 मौलिक कर्तव्य टोटल हो गए। अब उसके बाद में बात करें अगर हम नेक्स्ट राज्यों के पुनर्गठन की। ओके, तो राज्यों के पुनर्गठन की बात करें अगर हम, तो देखते हैं हम राज्यों का पुनर्गठन किस तरीके से हुआ। ओके, राज्यों के पुनर्गठन की बात करें आगे, तो राज्यों का पुनर्गठन किस तरीके से हुआ अब हम उसे देखें। राज्यों का पुनर्गठन की बात करें तो राज्यों का पुनर्गठन सबसे पहले 1953 में राज्य जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया 1953 में। इसके अध्यक्ष बने कौन? फैजल अली इसके अध्यक्ष बना दिए गए। फैजल अली इसके अध्यक्ष थे। ओके, और 2 अन्य सदस्य रखे गए इसके साथ। फैजल अली के साथ में 2 अन्य सदस्य रखे गए, के.एम. पानीकर और हरदनाथ कुंजरू। इस तरीके से टोटल 3 सदस्य इसमें थे। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात हुई गई थी और उन सबसे पहले नागपुर अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्य की बात उठी थी। ओके, 1920 में। उसके बाद भाषा के आधार पहला राज्य जो बना वो बना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना, भाषा के आधार पर फर्स्ट स्टेट। ओके, पोट्टी श्री रामुलु के द्वारा इसमें 56 दिन की भूख हड़ताल की गई थी आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए। 1953 में भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश को बना दिया गया। इसके लिए एस के धर आयोग बना था, एक एस के धर आयोग। ओके, एस के धर आयोग बना था। उसके बाद में इसके बाद एक जेवीपी समिति बनाई गई। ओके, जेवीपी समिति बनाई गई एक, जो कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया के नेतृत्व में बनी थी और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद राज्यों का गठन किया गया। सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना 1953 में, फिर 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र बने। 1963 में नागालैंड, 1966 में पंजाब हरियाणा, 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1972 में 3 बने। कौन कौन से? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ओके, 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा बने। 1975 में सिक्किम, 1987 में 3 बने, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम। फिर उसके बाद में सन 2000 में जो है 2000 में बने 3 राज्य। कौन कौन से? झारखंड, उत्तराखंड, ओके, सीजेयू, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, ये बने सन 2000 में। तो इस तरीके से। और सन 2014 में फिर जो बना तेलंगाना। ओके, 2019 में जम्मू कश्मीर को अलग करके JNK, लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। इस तरीके से राज्यों का पुनर्गठन किया गया। पूरे तरीके से हमारे को अभी के टाइम पे 28 राज्य है और जो है हमारे को 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं। ओके, इस तरीके से हमारे को इन राज्यों का गठन देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें हम
जो हमारे को क्षेत्रीय परिषद वाला जो टॉपिक है कि क्षेत्रीय परिषद कौन कौन सी देखने मिलती है, तो 5 क्षेत्रीय परिषद देखने मिलती है हमारे को। बाद में 1956 में जब राज्य पुनर्गठन के दौरान रिपोर्ट दी गई थी, 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1956 में एसआरसी रिपोर्ट। ओके, उसी समय पर आज ये क्षेत्रीय परिषदों का भी गठन किया गया था। तो हमारे यहाँ पे 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। ओके, 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। कौन कौन सी है? नॉर्दर्न रीजनल काउंसिल, ठीक है, एक है मिडल रीजनल काउंसिल और ईस्ट रीजनल काउंसिल। इसके अलावा हम बात करें वेस्ट रीजनल काउंसिल और साउथ रीजनल काउंसिल। ओके, तो ये अलग अलग हमारे को 5 देखने मिलती हैं, जिसमें उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। अब उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। और मध्य का कहाँ है? इलाहाबाद। ओके, और कोलकाता पूर्व का है कोलकाता में, पश्चिम का है मुंबई और चेन्नई में है दक्षिण वाली का। ओके, तो इस तरीके से ये 5 क्षेत्रीय परिषद हमारे को देखने मिलती है। क्षेत्रीय परिषदों को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1956 में स्थापित किया गया था। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये ऊपर वाले राज्य आते हैं सारे। मध्य में आते हैं उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। पूर्व में पूर्वोत्तर के सारे आते हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को मिला लो, बाकी सारे 7 सिस्टर्स। और पश्चिमी में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन और दादर नगर हवेली ये आ जाते हैं। दक्षिण में नीचे के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी, ये सारे राज्य आते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं हम क्षेत्रीय परिषद हमारे को देखने को मिलती है 5। तो ये है इस वाले जो ये पार्ट 4 है लूसेंट का। इसमें हमने 5 चीजों के बारे में जाना। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में जाना, फिर डीपीएसपी के बारे में जाना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जाना, उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में जाना और लास्ट में हमने जाना रीजनल काउंसिल जो कौन कौन सी देखने मिलती है। तो इस पार्ट में इतना ही है। इसके अलावा 6 पार्ट और बच रहे हैं। टोटल 10 पार्ट आएंगे लूसेंट के, जिसमें इंडियन पॉलिटी पूरी तरीके से खत्म कर देंगे हम। ओके, तो इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करो, जो भी एस्पिरेंट है उन तक शेयर करो, जो भी एसएससी के, यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ वगैरह की। ओके, तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाओ ज्यादा से ज्यादा। उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो, ये क्वालिटी एजुकेशन है। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।